माय यूट्यूब चैनल सिंथेसिस क्लासेस। बच्चों, हम लोग उस दिन जो पिछला क्लास था उसमें हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस का जो आगे का पार्ट है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ मैंने कुछ फोटो बना रखे हैं। उस दिन हम लोगों ने क्लोरोफिल के बारे में नहीं पढ़ा। क्लोरोफिल को जानने के पहले हम लोगों को ये एक स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ना जरूरी है या उसको जानना जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल में पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसको किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ फूड का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, इसलिए किचन ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। क्लोरोप्लास्ट में एक ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है आपको। ये कॉइन के तरह स्ट्रक्चर है और ये सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर में स्टैक होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को जो है हम लोग थैलेकोइड्स बोलते हैं। ये थैलेकोइड्स के जो बंच होते हैं, सारे बंच एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ जो बंच होता है, इसको हम लोग ग्रेनम बोलते हैं। और ऑल ओवर सारे ग्रेनम को मिलाकर के हम लोग ग्रेना बोलते हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। जनरली सेल जितने भी सेल ऑर्गेनेल है उसके अंदर के जो मैट्रिक्स है, उस फ्लूइड है, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। बट यहाँ इसके मैट्रिक्स को हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में दो प्रक्रिया होती, दो रिएक्शन होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन को हम लोग केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ये जो थैलेकोइड्स है, इसी थैलेकोइड में क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल भी वो एक पिगमेंट है, बट वो पिगमेंट भी पिगमेंट से बना हुआ होता है। उस पिगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटोजोम। और ये क्वांटोजोम भी है जिसका काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना। अब ये क्वांटोजोम सनलाइट को ट्रैप करता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को जोड़ के उसको मिला के जो है उसको जो है बनाता है, वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। पर ये प्रक्रिया, ये जो रिएक्शन है, ये दो फेज में होता है। एक लाइट रिएक्शन, ये क्लोरोफिल द्वारा सन को ट्रैप करना और सनलाइट को ट्रैप कर लेना और उस सनलाइट को ट्रैप करके उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देना एनर्जी के क्वाइन में। और सेलुलर लेवल में एनर्जी का क्वाइन है क्या? तो एटीपी है। तो सिंपल भाषा में हम लोग यही समझते हैं कि ये सनलाइट को ट्रैप किया और वो सनलाइट को जो है कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी एटीपी में। और वही एटीपी फाइनली फिर हम लोग यूज करते हैं ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो हमारा क्लोरोफिल क्या किया या क्वांटोजोम क्या किया? वो सनलाइट को ट्रैप किया। और ये हो कहाँ रहा है? थैलेकोइड में हो रहा है। और ये थैलेकोइड में सनलाइट को ट्रैप किया। सनलाइट से उस सनलाइट का उपयोग करके उसने क्या किया? एटीपी का फॉर्मेशन किया, जो कि फर्दर उपयोग होगा किसमें? तो ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये रिएक्शन चूंकि लाइट, सनलाइट के कारण से होता है, सनलाइट के द्वारा या सनलाइट का रिएक्शन है, सनलाइट के द्वारा किया गया, उसके द्वारा किया गया रिएक्शन है। और ये थैलेकोइड में होने वाला रिएक्शन, चूंकि सनलाइट क्या इन्वॉल्व है? लाइट इन्वॉल्व है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग लाइट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन बोलते हैं। जबकि जो एक बार वहां पर जो रिएक्शन होने हैं, बहुत सारे चीज बनते हैं, वो आपके चूंकि कोर्स से बहुत ऊपर की चीज है, आप सिंपल भाषा में समझिए। तो वहाँ जो रिएक्शन हुए वो रिएक्शन लाइट के वजह से हो रही है, इसलिए उसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद वहाँ का जो भी प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है। कहाँ निकलता है? स्ट्रोमा में। यहाँ पर अब किसी लाइट की आवश्यकता नहीं है ना, वहाँ पे लाइट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसमें जो होने वाली रिएक्शंस है उसको हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं। और दूसरा उसका नाम केल्विन साइकिल भी है। और यहाँ पर फाइनली ग्लूकोज बन के तैयार हो गया। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का ये जो प्रोसेस है, जो कहाँ होता है, ये प्रोसेस हम लोगों को इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है।
अब हम लोग ये एक फोटो बना रखे हैं। इस फोटो में हमने एकदम सिंपल सा ढंग से समझाया है कि लाइट आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर आता कहाँ है, लीड में, और बनता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है और ऑक्सीजन निकलता है। अगर इसको हम लोग समझ लिए मतलब फोटोसिंथेसिस समझ लिए। लेकिन 10th क्लास में एक बहुत कॉमन जो क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट डाउन द 4 इवेंट या 3 इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है। तो उस इवेंट्स को हम लोग देख लेते हैं। इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल द्वारा लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करना, पहला इवेंट। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। मैंने कहा था ना, उसका वो क्या करता है कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, एटीपी में, एटीपी बना लेगा, क्योंकि वही एटीपी यूज होगा बाद में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को जोड़ने के लिए। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। उसके बाद आता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल टूट गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन निकल गया। हम कहते हैं ना फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन निकलता है बाहर, हम लोगों ने रिएक्शन भी देखा था। तो वो वाटर जो है उसका टूट जाना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। एंड फाइनली रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 और ये ग्लूकोज है C6H12O6। यहाँ क्या है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का जुट जाना, ये हाइड्रोजन इसमें जुट जाता है, जुट करके ये बनाता है। तो किसी भी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किसी भी कंपाउंड में या किसी भी एलिमेंट में अगर हाइड्रोजन जुट रहा है तो उसका रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन। हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से नहीं बनाता हो, वो डिपेंड करता हो दूसरे के ऊपर। इस तरह के न्यूट्रिशन में 3 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक का 3 प्रकार है। पहला है सैप्रोफाइटिक, दूसरा है पैरासाइटिक और तीसरा है होलोट्रोपिक। तो हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो है, सैप्रो का अर्थ होता है रोटेन। रोटेन मतलब सड़ा हुआ। तो इस तरह का न्यूट्रिशन जो होता है वो सड़े गले हुए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ कोई भी चीज हुआ, जैसे ब्रेड है। ब्रेड किससे बना हुआ है, आटा से, मैदा से। मैदा किससे बना हुआ है, तो प्लांट का सीड से। तो वो जो ब्रेड है वो भी प्राप्त कहाँ से हुआ, मिला कहाँ से है, वो तो मिला है उसी से ना, प्लांट से ही ना। तो सैप्रो का अर्थ होता है रोटेन, माने सड़ने वाला चीज या सड़ गया, और उससे भोजन प्राप्त। अब यहाँ ऐसा होता है कि प्लांट जब सूख गया, गिर गया, मर गया, तो डेड हो गया, तब वहाँ पर जो है, वहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ जो फंगस है वो वहाँ जाकर के डिपॉजिट हो जाता है और वहाँ उसको जो है डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ये अगर नहीं होगा तो मरा हुआ जीव उसी तरह से पड़ा हुआ रहेगा, फिर तो पूरे अर्थ में कोई जगह ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पर भी कि इंसान रह सकेगा। हर जगह मरा हुआ चीज पड़ा हुआ रहेगा। तो उसका डिस्ट्रॉय होना वो बहुत जरूरी है और वो काम करता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया और ये फंगस जो है, ये हमारा एक्चुअल में ये फंगस जो है, ये जो बैक्टीरिया है जो कि डेड एंड डिके जो मटेरियल होता है उसको जो है डिस्ट्रॉय करता है, उसको जो है बायोलॉजिकल साइकिल में ले आता है। जहाँ से वो आया था, हर कुछ आया है अर्थ से, फिर वो इसी अर्थ में वापस उसको भेज देने का काम करता है। तो ये जो काम करता है ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो ये जो
ये जो फंगी है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि डेड एंड डिके मटेरियल में जो है में से अपना फूड प्राप्त कर लेता है, अपना फूड बना लेता है, उसी में से निकाल लेता है। ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यहाँ हम लोग एक ब्रेड मोल्ड लिए हैं। यहाँ क्या होता है कि ब्रेड मोल्ड के जो स्पोर होते हैं वो बहुत टिनी होता है, बहुत माइक्रो, और हर जगह जो इन्वायरमेंट है हर जगह वो उड़ता रहता है, नेकेड आई से हम लोग देख भी नहीं सकते उसको। वो क्या होता है कि जैसे ही कोई डेड एंड डिके मटेरियल उसको मिला, वो वहां जाकर के डिपॉजिट हो जाता है, और डिपॉजिट होने के बाद सबसे पहले वो अपना एक रूट सिस्टम बनाता है, जिसको यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। ये रूट सिस्टम जब वो तैयार कर लेता है तब उसमें से स्टेम निकलना शुरू होता है। ये स्टेम निकला, उसके ऊपर एक जो है क्या बनता है, एक बॉल के जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। यही स्पोरेंजियम के अंदर छोटा छोटा वहां का जो सेल्स होता है, स्पोरेंजियम मदर सेल, स्पोर मदर सेल जो है वो छोटे छोटे स्पोर का फॉर्मेशन करता है, जो काफी टीनी होता है, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। वो जो है उसका फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन करने के बाद में जब वो मैच्योर हो जाता है तो ब्लास्ट कर जाता है, और जैसे ही वो ब्लास्ट करता है तो ये स्पोर फिर से पूरा अपना जो एटमॉस्फेयर है, अपना जो एनवायरनमेंट है उसमें वो तैरने लगता है, और फिर उसको कहीं भी जो है एनवायरनमेंट मिला जहाँ पे उसका फेवरेबल एनवायरनमेंट यानी डेड एंड डिकेड मटेरियल मिला, उस वो डिपॉजिट हो गया, और डिपॉजिट होने के बाद फिर से वो ग्रो करना शुरू करता है। तो इस तरह का न्यूट्रिशन को में क्या होता है कि इस तरह के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो मरा हुआ है, जो डेड है, वहां पर जो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसके बॉडी का, वो बॉडी का केमिकल स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, वो जो स्टोरेज ऑफ फूड जो करके रखा था, वो सारा स्टोरेज ऑफ फूड जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स मटेरियल में वो जो है जमा रहता है। कई तरह के प्रोटीन सब उसमें, पैक्टिन है, लिग्निन है, और कई तरह के प्रोटीन, वो काफी कॉम्प्लेक्स है। और उसको वो वहां पर क्या करता है कि उसके जो ये जो रूट सिस्टम है कि उसमें से उसका एंजाइम्स निकलता है, और उस मटेरियल को वो चेंज कर लेता है अपने लायक ग्लूकोज में, अपने लायक एमिनो एसिड्स में, अपने लायक फैट में या फैटी एसिड में, इसमें उसको चेंज करता है और फिर एब्जॉर्ब कर देता है। डेड एंड डिके मटेरियल में से अपने लायक भोजन निकाल लेना, ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का प्रकार है, न्यूट्रिशन का तरीका है। यहाँ पर ये डेड एंड डिके मटेरियल से अपना भोजन तैयार कर लेता है। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हम लोगों का कंप्लीट है। अब आते हैं हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। पैरासाइट का मतलब होता है किसी दूसरे जीव के अंदर रह के उसमें से अपना भोजन प्राप्त करना। मतलब अब जैसे आप लोगों को पता होगा प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, वो क्या करता है, वो आपके बॉडी में इन्फेक्ट करता है, और आपके बॉडी को के अंदर का जो ब्लड सेल्स है उसमें वो रहता है, उसको वो तोड़ता है, ठीक है, और आपको हार्म नहीं करता है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में वो इस तरह का जो न्यूट्रिशन करने वाला जो भी ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है कि अपना जो जिस होस्ट में जिसमें वो रहता है, वहाँ दो चीज होते हैं, एक पैरासाइट होता है जो कि इन्फेक्शन करता है या रहता है, और दूसरा होस्ट जिसके ऊपर में जिसके अंदर वो रहता है। तो होस्ट का बना हुआ भोजन खाता है, या फिर होस्ट के सेल्स को, होस्ट के मसल इसको टिश्यूज को नुकसान पहुंचाता है, और नुकसान पहुंचाता है और उसमें से अपना भोजन निकालता है। तो अपना भोजन निकालना और उसको नुकसान पहुंचाना, ये जो मोड है न्यूट्रिशन का, ये जो प्रकार है, इसको हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में बहुत सारे हैं। पेट के अंदर जो हमारा कृमि हो जाता है, ठीक है, तो जो कृमि है वो हमारे पैरासाइट है, हमारे लिए हमको नुकसान करता है। तो हमारा भोजन, बना हुआ भोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसका नुकसान करता है। प्लाज्मोडियम में बहुत सारे इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। बरेली प्लांट में एक प्लांट होता है कस्कोका, जो
दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है और उसके बार्क को, उसके जो स्टेम है उसको वो पेनिट्रेट करके अंदर घुसता है, उसके जाइलम तक, उसके फ्लोएम तक घुसता है और उसमें से जो फूड मटेरियल है वो एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। तो कई तरह के जो प्लांट में भी और एनिमल में कई तरह के पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि हमारे एनिमल के केस में हम लोग प्लाज्मोडियम और प्लांट के केस में हम लोग देखते हैं किसको, बूटा। तो ये पैरासाइटिक जो है, ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। किसी भी दूसरे किसी होस्ट में रहना, उस होस्ट के अंदर से अपना फूड मटेरियल डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेना और उसी के अंदर रहना और उसको ही हार्म करना, ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। अब अंत में आते हैं हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन में। होलोजोइक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन जिसमें डायरेक्ट फूड लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फूड खाते हैं। तो इस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें हम लोग डायरेक्ट फूड को जो है इंटेक करते हैं, डायरेक्ट फूड को लेते हैं, वैसे न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हम लोग हैं, और भी जानवर है, बकरी है, कुत्ता है, गाय है, ये सारा जो है बंदर है, ये क्या है, ये सीधे भोजन लेता है। हम भोजन घर में बनवाते हैं तो उसको खाते हैं, या फिर फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ये सारा हम लोग सीधे इंटेक करते हैं भोजन को। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन का भी 3 प्रकार है। एक हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। बचपन से आप लोग पढ़ क्या है, इसे समझाना क्या है। हर्बीवोरस जो सीधे ग्रीन प्लांट को खाता है। कार्निवोरस जो सीधे फ्लैश यानी मीट पे, मांस पे डिपेंड करता हो, यानी वो दूसरे हर्बीवोरस को मार के, जैसे टाइगर है, पैंथर है, ये सारी चीज क्या करते हैं, डायरेक्ट ही वो दूसरे जानवर को मार के खाता है, कार्निवोरस। और ओमनीवोरस जो सब कुछ खाता हो, मांस मछली भी खाता हो और प्लांट भी खाता हो। जैसे हम लोग हैं, हम लोग मांस मछली भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं, तो हम लोग क्या हो गए, ओमनीवोरस। ओमनी मतलब सब तरह का खाना खाने वाला। हम लोग हैं, कौवा है, जो कॉक बोलते हैं, कॉक है ना, क्रो, नॉट कॉक, क्रो। हम लोग हैं, क्रो है, मंकी है, ठीक है, डॉग है, ये सारे चीज हम लोग जो है, हम लोग ओमनीवोरस है, ठीक। तो हम लोग अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो है का पढ़ाई करेंगे और होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, बात करेंगे। एनिमल न्यूट्रिशन में आपके बुक्स में एक आध जो है एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अमीबा का न्यूट्रिशन देखते हैं। अमीबा का न्यूट्रिशन, अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोस है, प्रोटोजोस है, बहुत छोटा सा फाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वन सिंगल सेलुलर है, एक सेल का बना हुआ है, यूनिसेलुलर है, और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। अब क्या करता है कि अमीबा अनडिफाइंड स्ट्रक्चर का होता है, इसका एक न्यूक्लियस होता है। ये
जैसे ही कोई फूड इसके पास आता है तो ये क्या करता है कि अपना जो बॉडी है उसका एक प्रोजेक्शन उस फूड के तरफ बढ़ाता है, और प्रोजेक्शन फूड के तरफ बढ़ाने के बाद में वो एक है ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फेंकता है और वो उस फूड को चारों तरफ से घेरना शुरू करता है। जब उसको कवर कर लेता है तो फिर क्या होता है कि इसका जो ये फिर धीरे धीरे डीप होना शुरू होता है, और डीप होने के बाद एक फूड का चैम्बर बन गया। इसको हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं, और फूड वैक्यूल तो बोलते ही हैं इसको। ये फूड हो गया, और इस फूड के चारों बगल एक जो है उसका मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, और मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद में ये फिर यहाँ से कट जाएगा और ये फूड वैक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फूड वैक्यूल। इसको हम लोग टेम्पोररी स्टोमक भी बोलते हैं, टेम्पोररी स्टोमक। टेम्पोररी स्टोमक बन गया। अब ये जब फूड बन गया, तब ये फूड वैक्यूल बनने के बाद अमीबा में एक सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम में सभी प्रकार के एंजाइम बड़े हुए होते हैं। जितने प्रकार के एंजाइम हमारे बॉडी में होता है उतने प्रकार के एंजाइम इस लाइसोसोम में होता है। ये लाइसोसोम यहां से आता है और आने के बाद में इस मेम्ब्रेन के ऊपर पंच हो जाता है, फट के अंदर घुस जाता है। इसके अंदर घुस जाने के बाद में उसमें एक जो उसका जो एंजाइम है उसको हाइड्रोलाइटेड एंजाइम बोलते हैं। ये एंजाइम इस पे छोड़ देता है और डाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है। डाइजेशन किसको बोलते हैं? तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में ब्रेक डाउन, इसको डाइजेशन बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा ग्लूकोज में, प्रोटीन टूट जाएगा एमिनो एसिड में, फैट टूट जाएगा ग्लाइकोल या क्या बोलते हैं फैटी एसिड में। यही जो प्रोसेस है इसको डाइजेशन बोलते हैं। जब ये डाइजेशन हो जाता है इसका, जब ये कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का, तो जो रेसिडुअल बच जाता है, फिर रेसिडुअल का क्या होता है तो हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर से समझते हैं। हम लोग अब इसको उल्टा ले लेते हैं, है ना। रेसिडुअल जो बच जाता है, रेसिडुअल बच गया, ये रेसिडुअल धीरे 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 प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में जाना शुरू होता है। ये रेसिडुअल बच गया। क्या बच गया? रेसिडुअल जो बच गया तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाके ये इसके साथ में फ्यूज कर जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर गया। फ्यूज करने के बाद क्या होता है कि फिर यहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, और ये रेसिडुअल बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस है अमीबा का, जो न्यूट्रिशन का, अमीबा का जो क्या बोलते हैं डाइजेशन का, न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, ये इसका प्रोसेस है। क्या क्या हुआ? सबसे पहले कोई अगर उसको फूड दिखाई पड़ता, उसको समझ में आता, तो उसमें रिसेप्टर होते हैं। वो रिसेप्टर से उसको पता चल जाता है कि यहाँ फूड है। वो जाता है, फूड के चारों बगल अपना जो है प्रोजेक्शन छोड़ता है। तो उसका जो मेम्ब्रेन का प्रोजेक्शन है वो चारों बगल से उसको घेरता है, कवर कर लेता है। फिर वो एक फूड वैक्यूल बन जाता है जिसको हम लोग टेम्पोररी स्टोमक बोलते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि उसके जो अमीबा के सेल के अंदर में एक सेल ऑर्गेनेल होता है। एक्चुअल में सेल ऑर्गेनेल तो नहीं है, वो छोटा छोटा वैक्यूल होता है जिसमें एंजाइम भरा हुआ होता है। उसको हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं। वो लाइसोसोम उस
फूड वैक्यूल के पास आता है। उसके पास में जाने के बाद वहाँ पर वो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिलता है। मिल जाने के बाद वो पंच हो जाता है, अंदर उसके वो एंजाइम चला जाता है। फिर डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। डाइजेशन होने के बाद में फिर क्या होता है कि वो फूड वैक्यूल जो है उसे जो डाइजेस्ट फूड मटेरियल है उसका एसिमिलेशन हो जाता है। पहले वो निकल गया सारा, जहां उसको जाना था सेल के अंदर निकल गया जो डाइजेस्ट फूड मटेरियल है, और जो रेसिडुअल बच गया वो रेसिडुअल को फिर से निकालना है। तो क्या होता है कि वो फूड वैक्यूल फिर से वापस मेम्ब्रेन उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाता है। उससे जाकर के वो जो है डिफ्यूज कर जाता है, मिल जाता है। मिलने के बाद में फिर क्या होता है कि वहाँ पे वो ब्रेक डाउन होता है। वो प्लाज्मा में ब्रेक डाउन होने के बाद में वो वापस रेसिडुअल जो है बाहर निकल गया, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो है फिर से वापस आकर के वो पूरा का पूरा एक जो है मेम्ब्रेन कंप्लीट हो जाएगा और ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारा था अमीबा का जो पूरा डाइजेशन का प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब सीधे ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और ह्यूमन का जो डाइजेशन का जो प्रक्रिया है उसका जो भी उसके अंदर में जो प्रक्रिया होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग लाइक शेयर करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मुझे नहीं बनाना पड़ेगा, मैं क्या करूँ। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग लाइक करेंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।